Meghik Pocket FM presents Meghik Shrap. सुबह के 7 बज रहे थे। तन्वी और ठाकुराइन किचन के अंदर थीं। तन्वी बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है रसोई में, तो कुछ मीठा ही बनाना। ठाकुराइन ने कहा। जी मां, पर क्या बनाऊं मैं? तन्वी ने कहा। कुछ भी बना लो बेटा, पर मीठा ही बनाना कुछ। जी, तन्वी ने कहा। तन्वी सोचने लगती है कि वो मीठे में क्या बनाए। तभी उसे रुद्र की बात याद आती है। जब वो कहता था, खाना बनाना सीख लो तन्वी, ससुराल में काम आएगा, और वो कहती थी कि मुझे क्या जरूरत है खाना बनाना सीखने की, जब तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनने वाले हो। जब भूख लगेगी तो मैं ऑर्डर दे दिया करूंगी खाना बनाने का, खाना रेडी हो जाएगा। अरे तन्वी बेटा, कहां खो गई? ठाकुराइन ने तन्वी को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहा। कहीं पर भी तो नहीं माँ जी, तन्वी ने कहा। तो फिर सोचा क्या बनाने वाली हो? हाँ माँ, अगर मीठा ही बनाना है तो खीर बना लेती हूँ ना। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है खीर, और ताजा ताजा दूध है, अभी ही लालू लेकर आया है। ताजे दूध की खीर बहुत अच्छी बनती है। ठीक है माँ, फिर मैं अभी बनाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तुम खीर बनाओ, और मैं जब तक देखकर आती हूँ तुम्हारे ससुर जी को किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। इतना कहकर ठाकुराइन किचन से चली जाती है। तन्वी खीर बनाने की तैयारी करने लगती है। वो डब्बे में से चावल निकालती है और उन्हें अच्छे से धो लेती है। चावल धोने के बाद एक कढ़ाई में घी डालकर गैस पर गर्म करने के बाद चावल डालकर 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर एक बड़ी चम्मच से चलाते हुए फ्राई करती है। दूसरी तरफ खीर बनाने वाले बर्तन में तन्वी दूध को गर्म होने रख देती है। जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू होता है, तन्वी उसमें फ्राई चावल डाल देती है, और थोड़ी ही देर बाद तन्वी उस बर्तन में शक्कर, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी डाल देती है और एक ढक्कन से खीर को ढककर पकने के लिए छोड़ देती है। खीर की महक पूरे घर में महकने लग जाती है। तभी कुलदीप किचन में आ जाता है। तो यहां पर है हमारी वाइफ, और इसे हम पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। कुलदीप ने कहा। अब नई नवेली दुल्हन यहां पर नहीं रहेगी तो कहां पर रहेगी मिस्टर कुलदीप? तन्वी ने कहा। तन्वी, ये मिस्टर कुलदीप क्या लगा रखा है? मैं पति हूं तुम्हारा, और तुम मुझे नाम से बुला रही हो। तो क्या हो गया, शादी होने के बाद तुम्हारा नाम चेंज हो गया है क्या? तन्वी ने हंसते हुए कहा। नहीं, नाम चेंज नहीं हुआ है, पर हमारा रिश्ता तो चेंज हुआ है ना। पहले हम दोनों दोस्त थे, पर अब पति पत्नी, समझी? तो ये कि शादी के बाद पत्नी पति को नाम लेकर नहीं बुलाती है। अगर मां ने सुन लिया तो वो गुस्सा करेंगी तो करने दो, पर मैं तो तुम्हें नाम से ही बुलाऊंगी। कुलदीप, 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 कुलदीप। तन्वी ने कुलदीप को छेड़ते हुए कहा। तो तुम नहीं समझोगी, है ना? जी हां, नहीं समझूंगी कुलदीप। तन्वी ने हंसते हुए कहा। रुको, अभी मजा चखाता हूं। कहते हुए कुलदीप तन्वी का हाथ पकड़ता है। कुलदीप को अपना हाथ पकड़ता हुआ देख तन्वी कहती है, ये क्या कर रहे हो कुलदीप? मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। देख लेगा तो देख लेने दो, पत्नी हो मेरी। अगर अपनी पत्नी का हाथ नहीं पकड़ूंगा तो क्या पड़ोसन का पकड़ूंगा? कुलदीप, छोड़ो मेरा हाथ। तन्वी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो। अच्छा, तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? रुको, अभी बताती हूं। इतना कहकर तन्वी अपने दूसरे हाथ से कुलदीप का हाथ पकड़ लेती है और अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है। तन्वी और कुलदीप आपस में मस्ती कर ही रहे थे कि तभी वहां पर ठाकुराइन आ जाती है। ठाकुराइन को देखकर कुलदीप तन्वी का हाथ छोड़ देता है। अरे कुलदीप बेटा, तू यहां रसोई घर में? ठाकुराइन ने कहा। हाँ मां, वो मुझे भूख लगी थी ना, इसलिए खाने को देखने आ गया था। कुलदीप ने कहा। क्या कहा? तुझे भूख लगी थी, वो भी सुबह सुबह?
तू तो 12 बजे से पहले नाश्ता तक नहीं करता और तुझे अब भूख लग गई। सही सही बता, खाने के लिए आया है या तन्वी को देखने के लिए? माँ आप भी ना कहीं की बात कहीं जोड़ देती हैं। बेटा, माँ हूं तुम्हारी, सब जानती हूं। सही कहा है किसी ने, बहू के आ जाने के बाद बेटे के रंग बदल जाते हैं। माँ आप भी ना, सच में भूख ही लगी थी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तन्वी बेटा, मैंने खीर बनाने के लिए कहा था, बन गई? जी माँ जी, बन गई। तो इंतजार किस बात का बेटा, जल्दी निकालो कटोरी में। कुलदीप और तुम्हारे ससुर जी के लिए, वो बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं खीर का। जी माँ, निकालती हूं, तन्वी ने गैस बंद करते हुए कहा। तन्वी खीर के ऊपर का ढक्कन उठाती है और जैसे ही वो खीर को देखती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बहू, देख क्या रही हो, खीर निकालो कटोरी में, ठकुराइन ने कहा। तन्वी ठकुराइन की बातों का कुछ जवाब नहीं देती है। जब ठकुराइन खीर को देखती है तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, ये क्या अपशगुन हो गया? दूध कैसे फट गया? पता नहीं मां, ये कैसे हो गया? जब मैंने ढक्कन नहीं लगाया था तब तक तो सब ठीक था, पता नहीं ढक्कन लगाते ही दूध कैसे फट गया। तन्वी ने कहा, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, ये अशुभ संकेत है। बहू के रसोई घर में पहले ही दिन ऐसा होना अच्छा नहीं माना जाता। मां आप भी ना, कहां ये शुभ अशुभ की बातों में पड़ रही हैं? नहीं बेटा, तू नहीं समझेगा। कहते हैं अगर दूध फट जाए तो इसका मतलब है कि गृह कलेश होने वाला है। मां ऐसा कुछ नहीं होता, समझिए आप। ये भी तो हो सकता है कि बासी दूध हो, इस कारण फट गया हो। नहीं बेटा, लालू रोज ताजा दूध लाता है तबेले से। मां हो सकता है कि उसने पुराना दूध ही दे दिया हो। आप ना इन सब बातों को छोड़िए और जल्दी से आप मेरे लिए कुछ बना दीजिए नाश्ते में। ये फटे हुए दूध की खीर तो नहीं पी सकता ना। ठकुराइन मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर दूध कैसे फट गया। अगर दूध को फटना ही था तो तभी फट जाता जब तन्वी ने उसे गर्म किया था। खीर बनने के बाद तन्वी के काजू बादाम डालते ही कैसे फट गया? दोपहर के 3 बज रहे थे। अर्जुन और रुद्र डॉक्टर माधवी के केबिन में बैठे हुए थे। तो बताओ रुद्र, कैसे आना हुआ? घर में तो सब ठीक है ना? डॉक्टर माधवी ने कहा। जी घर में तो सब ठीक है, लेकिन मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। रुद्र ने कहा। तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है मतलब ये कि एक हफ्ते से एक सपना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बार बार एक ही सपना दिखता है मुझे। रुद्र ने कहा। मतलब तुम्हें भी कोई सपना कई दिनों से परेशान कर रहा है? तुम्हें भी का क्या मतलब हुआ? क्या आपको भी कोई सपना कई दिनों से परेशान कर रहा है? रुद्र ने कहा। अरे नहीं, वो बस एक पेशेंट है और मेडिकल रूल्स के अनुसार मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकती कि वो कौन है, पर मुझे जितना लगता है कि आपको भी उन्हीं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जिनके पास मैंने अपने उस पेशेंट को भेजा है। किन्हें किया है? आप नाम बताएंगे उनका? रुद्र ने कहा। डॉक्टर प्रताप नारायण, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। पहले इंडिया में ही रहते थे और अब अमेरिका में हैं। क्या कहा? अमेरिका? फिर मैं उनसे इलाज कैसे करा पाऊंगा? रुद्र तुम्हें कहीं नहीं जाना है। जो मेरा पेशेंट है वो आज भी नहीं आ पाएगा और मैंने आज उनसे उनके लिए अपॉइंटमेंट लिया था, तो तुम उनकी जगह क्यों नहीं दिखा देते? आधे घंटे में वो ऑनलाइन आ जाएंगे। और रही पुराने पेशेंट की बात, तो मैं उन्हें कल या परसों का अपॉइंटमेंट दिला दूंगी। अच्छा ठीक है, करते हैं फिर आधे घंटे इंतजार डॉक्टर प्रताप नारायण से मिलने के लिए, रुद्र ने कहा। जिस तरह इस कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई है, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए डाउनलोड द पॉकेट FM ऐप नाउ। Pocket FM presents Megh Ek Shrap. आधा घंटा हो गया था।
रुद्र और अर्जुन को डॉक्टर माधवी के केबिन में बैठे हुए। अर्जुन बार बार डॉक्टर माधवी को घूरे जा रहा था। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? डॉक्टर माधवी ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी मैंने कहीं आपको देखा है। अर्जुन ने कहा। पिछले साल यहीं पर मेघगांव में देखा होगा जब आप यहां पर आए थे। नहीं नहीं जी नहीं, पहले भी कहीं देखा है, बस याद नहीं आ रहा। उस बार भी रुद्र के घर पर आपने यही बोला था। कोई दूसरा तरीका नहीं मिला क्या आपको लड़कियों से बात करने का? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही डॉक्टर माधवी। अरे मैं मजाक कर रही हूं। अब डॉक्टर लोग मजाक भी नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना, बेशक कर सकते हैं, अर्जुन ने कहा। डॉक्टर माधवी का फोन बजने लगता है। हेलो जी प्रोफेसर साहब, मैं बस अभी अपना लैपटॉप ऑन करती हूं, बस 2 मिनट। पर प्रोफेसर साहब, वो जिस पेशेंट की मैंने बात की थी ना, वो किसी काम में उलझ जाने के कारण आ नहीं पाए। पर एक नए पेशेंट हैं, इन्हें भी यही प्रॉब्लम है। जी ठीक है, बस 2 मिनट में ऑन कर रही हूं। डॉक्टर माधवी के टेबल पर ही लैपटॉप रखा हुआ था। वो उसे उठाती है और ऑन कर लेती है और ऑनलाइन मीट के द्वारा प्रोफेसर प्रताप नारायण से कनेक्ट हो जाती है। हेलो प्रोफेसर, डॉक्टर माधवी ने कहा। हेलो डॉक्टर माधवी, एम आई ऑडिबल? यस प्रोफेसर। लैपटॉप की स्क्रीन पर डॉक्टर माधवी का चेहरा तो दिख रहा था, पर प्रोफेसर प्रताप नारायण का चेहरा नहीं दिख रहा था। उनकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर, आपका कैमरा बंद है शायद, डॉक्टर माधवी ने कहा। जी नहीं डॉक्टर माधवी, वो मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो चल नहीं रहा है। आप फिक्र मत कीजिए। वैसे भी मुझे पेशेंट को देखना है, पेशेंट मुझे देखकर क्या करेगा, उसे तो उसके ट्रीटमेंट से मतलब होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर माधवी लैपटॉप रुद्र की तरफ कर देती है और अर्जुन से कहती है, आई थिंक हमें रुद्र को कुछ देर प्रोफेसर के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। फिर वो खुल के अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर पाएगा प्रोफेसर से। हाँ क्यों नहीं, चलिए। इतना कहकर अर्जुन डॉक्टर माधवी के केबिन से बाहर जाने लगता है। अर्जुन के पीछे पीछे ही डॉक्टर माधवी भी केबिन से बाहर जाने लगती है। हेलो प्रोफेसर, रुद्र ने कहा। हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? प्रोफेसर ने कहा। जी क्यों नहीं, रुद्र नाम है मेरा। ओके रुद्र, तो शुरू से शुरू करते हैं। मुझे रुद्र पहले तुम ये बताओ कि क्या समस्या है तुम्हारी, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? वो प्रोफेसर, कुछ दिनों से एक ही सपना बार बार मुझे दिख रहा है। मैं परेशान हो गया हूं उस सपने से। उस सपने की घटनाएं बार बार मेरी आंखों के सामने से गुजरती रहती हैं। कैसे सपने रुद्र? क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगे? मुझे एक एक चीज जाननी है उस सपने के बारे में, छोटी से छोटी बात, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, मैं बताता हूं आपको सब। मुझे मेरे सपने में 2 मिनट रुद्र, बस 2 मिनट, मैं अपनी डायरी निकाल लूं तुम्हारी बातें नोट करने के लिए। प्रोफेसर ने रुद्र को बीच में ही टोकते हुए कहा। जी क्यों नहीं। सो रुद्र, अब तुम स्टार्ट कर सकते हो, मैंने डायरी और पेन ले लिया है, कैरी ऑन। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे मेरे सपने में गौरी दिखती है। ये गौरी कौन है? ये वो गौरी है जिससे 1 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी, पर किसी कारणवश हो नहीं पाई और बाद में सुनने में आया कि वो किसी और से प्यार करती थी और वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। ठीक है, तो फिर आगे बताओ। प्रोफेसर साहब, गौरी ना एक अस्पताल के अंदर थी, नर्स की ड्रेस पहने हुए, शायद वो अस्पताल की नर्स ही हो। गौरी के हाथ में एक नवजात बच्चा था, उसने उसे इंजेक्शन लगाया और वो रोने लग गया। उसके बाद वो बच्चा बेहोश हो गया और जितना मुझे याद है उस बच्चे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया था। जब वो बच्चा बेहोश हो गया तो गौरी ने उसे एक सफेद चादर से लपेट दिया जिससे वो बच्चा दिख नहीं पा रहा था। गौरी ने उस बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल के स्टाफ और लोगों से नजर बचाते हुए हॉस्पिटल के बाहर ले गई। गौरी बहुत डरी हुई लग रही थी।
उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गलत काम करने वाली हो। गौरी हॉस्पिटल के बाहर ही एक पेड़ के पास खड़े होकर अंधेरे में किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर 8-9 साल का एक बच्चा आ जाता है। अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर गौरी अपने हाथों से इशारा करके उस बच्चे को कुछ समझा रही थी। जब उसने उस बच्चे को समझा दिया तो गौरी ने वो नवजात बच्चा जो बेहोश हो गया था उस छोटे से बच्चे को दे दिया। वो बच्चा उस नवजात बच्चे को लेकर वहां से जाने लगा। जाते जाते गौरी ने उससे सिर्फ इतना कहा था कि तुम पहुंचो, मैं आती हूं। बस यही सपना है प्रोफेसर साहब जो बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, कई दिनों से। वो भी तुम पहुंचो, मैं आती हूं की आवाजें मेरे कान में गूंज रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। देखो रुद्र, विज्ञान का मानना है कि सपने आपकी सोच से जुड़े होते हैं। दिन भर में हम जो भी सोचते हैं वो सपनों के रूप में हमको निद्रावस्था में दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरे सपनों का बार बार दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि यह आने वाले बुरे वक्त का संकेत है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, जो ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है, बार बार बुरे सपनों का आना आपको मानसिक रूप से अशांत करता है, जो अंततः किसी न किसी रूप में आपके कार्यक्षेत्र और दैनिक प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित करता है। बुरे सपने बार बार आए तो इसका आपके अतीत से भी कोई संबंध हो सकता है। हो सकता है कि बचपन में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो। क्या आप मुझे आपके बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं? बस एक यही बात तो प्रोफेसर साहब याद नहीं है। बचपन के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आता। अच्छा ठीक है। कोई और परेशानी? जी नहीं, बस यही एक सपना था जो बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है। पिछले कई दिनों से मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं। देखिए, आप घबराइए मत। मैंने आपकी सारी बातें नोट कर ली हैं। मैं जल्दी से सब चीजों को एनालाइज करके आपको बताता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। जी ठीक है, फिर हम यहीं पर मीटिंग खत्म करते हैं। इतना कहकर प्रोफेसर प्रताप नारायण अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं। अजय पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और गौरी की पुरानी केस की फाइल देख रहा था। वो बार बार उसकी फाइल के पन्ने पलट रहा था। तभी वहां पर माखनलाल आ जाता है। जयन साहब, माखनलाल ने कहा। जयन माखनलाल, बोलो क्या खबर लाए हो? अजय ने कहा। साहब, वो आपने बोला था ना कि पता करो कि मेघ के हॉस्पिटल में कौन कौन सा स्टाफ काम किया करता था। हाँ, तो पता कर लिया तुमने? हाँ साहब, मैंने पूरी लिस्ट निकलवा ली है। ये देखिए फाइल। माखनलाल ने अपने हाथ की फाइल को अजय को देते हुए कहा। वेरी गुड माखनलाल, वेरी गुड। माखनलाल जो फाइल लाया था, अजय उसके पन्ने पलटने लग जाता है। जब वो फाइल में नाम पढ़ता है कि कौन कौन मेघ अस्पताल में काम किया करता था, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था। जिस तरह इस कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई है, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए डाउनलोड द पॉकेट FM ऐप नाउ। Pocket FM presents Meg एक श्राप। शक सही था का क्या मतलब है साहब? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। माखनलाल, इस फाइल में जो नर्सेस की लिस्ट है उसको रीड करो, सब समझ जाओगे। माखनलाल अजय के हाथ से फाइल लेता है और लिस्ट रीड करने लग जाता है। जब माखनलाल लिस्ट रीड करता है तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है, साहब, इसमें तो गौरी का नाम है। वही तो माखनलाल, गौरी। और गौर से देखो, इस फाइल में उसकी फोटो भी है जो रुद्र की होने वाली पत्नी गौरी से मैच होती है। इसका मतलब साहब, गौरी मेघ गांव के हॉस्पिटल में काम किया करती थी। हाँ माखनलाल, पर ऐसा कैसे हो सकता है साहब? वही तो माखनलाल, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
अगर गौरी 19 साल पहले मेघ में जॉब करती थी तो 1 साल पहले वो कैसे गायब हो सकती है? और अगर ये दोनों एक ही गौरी हैं तो इस हिसाब से इसकी एज करीब 40-41 साल होनी चाहिए थी। साहब, मैंने तो पहले ही कहा था गौरी डायन है, और अब देखिए गौरी एक डायन है, इसका सबूत आपके हाथ में है। अब तो मेरी बातों पर यकीन कीजिए। माखनलाल, मैं तो खुद पर भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि क्या हो रहा है। तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर बस इतना समझ आ गया है कि ये गौरी जो भी हो, आम इंसान नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर बड़ा राज है, और मैं उस राज पर से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। साहब, फिर अब आगे क्या करना है? माखनलाल, अब हमें यह तो पता चल गया है कि गौरी मेघ के अस्पताल में काम किया करती थी। अब हमें यह पता करना है कि गौरी कहां पर रहती थी, उसने कहां से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी। ठीक है साहब, फिर हम कल ही निकलते हैं गौरी की जन्म कुंडली निकालने के लिए। हम नहीं माखनलाल, सिर्फ तुम। क्यों साहब? वो माखनलाल, कल ना मुझे कुछ काम है, मुझे डॉक्टर माधवी से मिलने जाना है। क्यों, क्या हुआ साहब? आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं माखनलाल, बस बोला ना थोड़ा काम है। ठीक है साहब, फिर मैं ही पता करता हूं, माखनलाल ने कहा। शाम के 7 बज रहे थे और तन्वी अपने कमरे में बैठी हुई थी। अरे तन्वी बेटा, तुम यहां पर बैठी हो? ठकुराइन ने तन्वी के कमरे में आते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ मां, कुछ काम था क्या? तन्वी ने कहा, वो बेटा शाम हो गई है और तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाने का वक्त हो गया है। हर दिन तो ये काम मैं किया करती थी, पर अब से ये जिम्मेदारी तुम्हें अपने सिर पर लेनी है। याद रखना, सब कुछ भूल जाओ, पर तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाना मत भूलना बेटी। जी मां, मैं अभी दीपक जलाकर आती हूं। ठीक है, वैसे दीपक किसका जलाओगी, तेल का या घी का? किसका जलाऊं मां? आप जिसका बोलोगी मैं जला दूंगी। तन्वी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, पूजा के लिए हमेशा घी का ही दीपक जलाया जाता है। पर ऐसा क्यों मां? बेटा, शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है, और घी उन्हीं पंचामृत में से एक माना गया है, इसलिए घी का दीपक जलाया जाता है। अग्नि पुराण में भी यह कहा गया है कि दीपक को घी से जलाना चाहिए। किसी भी अन्य पदार्थ का उपयोग करना अशुभ और वर्जित माना गया है। रोशनी से संबंधित शास्त्रों में एक पंक्ति है, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यो मां अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। तमसो मां ज्योतिर्गमया का अर्थ है अंधकार से उजाले की ओर प्रस्थान करना। आध्यात्मिक पहलू से दीपक ही मनुष्य को अंधकार के जंजाल से उजाले की किरण की ओर ले जाता है। जी मां, मैं ये सब बातें याद रखूंगी और अभी घी का दीपक ही जलाती हूं। ये हुई ना बात बेटा। तन्वी और ठकुराइन दोनों साथ साथ नीचे चली जाती हैं। तन्वी दीपक की बाती बनाती है, दीपक के अंदर घी डालती है और दीपक ले जाकर तुलसी के पौधे के पास रख देती है। तन्वी माचिस निकालती है और दीपक जलाने लग जाती है, पर उससे वो दीपक नहीं जलता। जैसे ही माचिस की तीली जलती थी, हवा तेज चलने लगती थी और माचिस की तीली बुझ जाती थी। ये क्या हो रहा है, ये दीपक जल क्यों नहीं रहा? तन्वी ने खुद से कहा। ठकुराइन भी वहीं पर पास ही में गार्डन में टहल रही थी। वो बहुत देर से देख रही थी कि तन्वी तुलसी के पौधे के पास खड़ी तो थी, लेकिन उसने अभी तक दीपक नहीं जलाया था। क्या हुआ तन्वी बेटा, अभी तक दीपक क्यों नहीं जलाया? ठकुराइन ने आवाज लगाते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ मां, बस जला ही रही हूं। बेटा सच्चे मन से जलाओ तभी जलेगी। मां सच्चे मन से ही जला रही हूं, तन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा,
तन्वी ने वापस से माचिस की तीली जलाते हुए कहा कि तभी माचिस की तीली जल जाती है और वो उससे दिया जलाने लग जाती है। अचानक से पता नहीं कैसे दीपक की आंच तन्वी के हाथ पर आ जाती है और उससे तन्वी का अंगूठा लाल हो जाता है और वो चिल्लाकर कहती है, आउच! क्या हुआ तन्वी बेटा? ठाकुराइन ने पास आते हुए कहा, कुछ नहीं मां, पता नहीं कैसे दीपक की लौ अंगूठे पर आ गई और ये अंगूठा थोड़ा सा जल गया। बेटा तुम भी ना संभाल कर काम किया करो, चलो मैं मरहम लगा देती हूं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है मां, ठीक हो जाएगा अपने आप। अरे जरूरत कैसी नहीं, ज्यादा कुछ हो गया तो? ठाकुराइन जबरदस्ती तन्वी को घर के अंदर ले जाती है। तुलसी के पास दीपक जल रहा था। अचानक से पहले उस दीपक की लौ काली हो जाती है और फिर वो दीपक बुझ जाता है। रात के 8 बज रहे थे। अर्जुन, रुद्र, समीर, पीयूष और अनन्या छत पर बैठे हुए थे। यार कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अनन्या ने कहा, हाँ यार, इतनी ठंडी ठंडी हवा में सिगरेट पीने में कितना मजा आएगा ना। अर्जुन ने कहा, यार नेकी और पूछ पूछ तो जल्दी करना, निकाल, किस बात का इंतजार कर रहा है। समीर ने कहा, यार तुम लोगों को सिगरेट पीने के अलावा भी कोई काम आता है या नहीं? अनन्या ने कहा, आता है ना, जब सिगरेट खत्म हो जाए तो नया वाला पैकेट लेकर आना। अर्जुन ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा, यार तू भी ना अर्जुन, तू तो रहने ही दे, कुछ नहीं बोलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अनन्या ने कहा। तभी अनन्या की नजर रुद्र पर पड़ती है और वो देखती है कि वो कहीं खोया हुआ था और कुछ सोच रहा था। रुद्र, क्या सोच रहा है तू? अनन्या ने रुद्र से पूछा। कुछ भी तो नहीं, रुद्र ने कहा। कुछ तो, जब कोई बातूनी लड़का ऐसे चुपचाप बैठा रहता है तो उसका ये मतलब है कि वो कुछ तो सोच ही रहा होगा ना। बता क्या सोच रहा है? अनन्या ने कहा। तू तन्वी के बारे में सोच रहा है ना रुद्र? पीयूष ने कहा। पागल हो गया है क्या मोटे? मैं भला तन्वी के बारे में क्यों सोचूंगा? कुछ भी मत बोला कर, समझा? रुद्र ने कहा। कुछ भी नहीं बोल रहा, तेरे चेहरे की खामोशी साफ बता रही है कि तू तन्वी के बारे में सोच रहा है। पीयूष ने कहा। या गाइस, आई थिंक मुझे लगता है कि हमें तन्वी से मिलने जाना चाहिए। उसे अब तक तो होश आ गया होगा ना, और मुझे उससे बहुत सारे सवाल भी पूछने हैं कि वो 1 साल से कहां पर गायब थी और उसने हमसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और सबसे जरूरी सवाल, आखिर उसने कुलदीप से ही शादी क्यों की, और अगर शादी करनी ही थी तो किसी और से कर लेती। रुद्र के गांव के बगल में जो गांव है उसके ही सरपंच के बेटे से क्यों की? अनन्या ने कहा। जिस तरह इस कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई है, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए